Good morning, 7th class. This is our chapter number 9, the flowering of regional cultures. ओके इन द वीडियो नंबर 1 इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से न्यू जो रिलीजन्स थे वो डेवलप हुए, किस तरीके से वो इस सोसाइटी में आए. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टुडे. ओके, ये पहले था, अब 29 नहीं है, 28 है एंड 7 नहीं है, 9 टेरिटरीज हो गई हैं. तो देयर आर 28 स्टेट्स, इसे कट कर लेना, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टुडे. तो आज हमारे पास 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में. ओके, ईच ऑफ द स्टेट varies in terms of language, geography, food and culture. Therefore, India is often called a land of diversity. Have you ever wondered how these different states are the regional culture in them developed? आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, सब में ही चाहे वो लैंग्वेज पे हो, ज्योग्राफी लेवल पे, फूड पे या उनका कल्चर हो, हर स्टेट का कल्चर आपको अलग मिलेगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा. लाइक आप गुजरात में जाओगे तो आपको गुजरात के फूड, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो उनकी लैंग्वेज, वो सब डिफरेंट होती हैं. अगर आप नीचे कर्नाटक में आते हो तो वहाँ का फूड अलग होगा. अगर आप नॉर्थ में जाते हो, नॉर्थ इंडिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर मिलेगा. तो इसीलिए भारत को एक डाइवर्सिटी एरिया वाला भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे कल्चर्स मिलकर एक साथ यहाँ पर रहते हैं. बहुत, और हर किसी का जोग्राफिकल जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है. यानी कि अगर आप ऊपर जाते हो लाइक कश्मीर की तरफ तो आपको वहाँ पहाड़ ज़्यादा मिलेंगे, वातावरण हमेशा ठंडा मिलेगा वहाँ का. अगर आप थोड़ा साउथ में आ जाते हो वहाँ पे आपको समुद्र ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है. एंड अगर आप बीच में होते हो लाइक उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली, आपको यहाँ का टेम्परेचर कुछ और मिलेगा. तो ज्योग्राफी लेवल पे, लैंग्वेज पे, फूड पे एंड कल्चर पे आपको हर जगह डिफरेंस मिल जाएगा. इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, ठीक है. और आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी इंडिया में आखिरकार आई कैसे? लाइक एक साथ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि शुरू से सभी लोग यहीं पर थे. इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ होगा. वो किस तरह देखते हैं. द मेडिवल पीरियड 800 CE 1800 CE वॉज एन एरा ऑफ डाइवर्स कल्चर ग्रोथ. जो मेडिवल पीरियड रहा हमारी हिस्ट्री का, उस समय क्या हुआ, वो मेडिवल पीरियड हमारी जो डाइवर्स कल्चर है उनकी ग्रोथ का पीरियड रहा, हम कह सकते हैं. मतलब जो हमारे डिफरेंट रिलीजन थे, डिफरेंट कल्चर था, उस समय उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट इस मेडिवल पीरियड में हुआ. The kings from the Arabic and the Persian parts of the world brought along their culture, ideas, language, music and dance forms, art and architecture. जो kings थे, अरेबिक जो थे एंड पर्शियन जो थे, वो लोग अपने साथ विश्व के जो डिफरेंट कल्चर्स थे और लैंग्वेज थी, आइडिया थी, म्यूजिक, डांस वगैरह, इन सबको उन्होंने सब जगह फैलाया. किस तरीके से आप देखो बेटा, अगर यहाँ से सपोज करो इंडिया से कोई पर्सन जा रहा है, वो न्यूयॉर्क जा रहा है, ठीक है. तो इंडिया का वो व्यक्ति अपने कल्चर को भी अपने साथ लेकर जा रहा है. वो सिर्फ अकेला वहाँ नहीं जा रहा है, उसका पहनावा, उसका खान पान, उसकी भाषा सब उसके साथ जा रही है. और वो न्यूयॉर्क में जाकर किसी और व्यक्ति को कुछ मतलब अगर अपनी लैंग्वेज में सिखाता है या अपने कल्चर के बारे में बताता है या वहाँ पे उनको कोई डिश बनाने के लिए बोलता है या डिश बनाना सिखाता है, तो एक तरीके से वो अपने इंडिया के कल्चर को भी न्यूयॉर्क में फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ठीक है. जैसे इसी तरीके से जब पर्शियन किंग एंड जो अरेबिक किंग्स थे वो इंडिया आए, वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ उन्होंने इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंडिया आए और उन्होंने इस कल्चर को पूरे इंडिया में फैलाया. फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हो, अगर बाहर देश में ना जाकर अगर कोई पंजाब से गुजरात जाता है तो पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब का जो पहनावा है, उस पहनावे को, उस भाषा को लेकर वो गुजरात जा रहा है अपने साथ. तो गुजराती लोगों को वो चीज़ सिखा रहा है और गुजरात के लोगों से वो कुछ सीख कर आ रहा है. वहाँ से कुछ डिफरेंट फूड बनाना, वहाँ के डिफरेंट क्लोथ्स, वहाँ की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर आता है, कुछ सीख कर आता है. तो इस तरीके से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में चीज़ें फैलती हैं. लाइक अगर आप
इंडिया मतलब एक पंजाब से गुजरात व्यक्ति जा रहा है तो वो पंजाबी को गुजरात वाले को सिखा कर आएगा और खुद भी वहाँ से गुजराती जो है गुजरात के कुछ शब्द ही सही लेकिन वो सीख कर आएगा पंजाब के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रिलीजन है वो एक जगह से दूसरी जगह डेवलप होते रहते हैं, उनके बारे में लोगों को पता चलता रहता है। Other factors which resulted in the evolution and emergence of regional culture and new regional kingdoms were trade and agriculture activities। और दूसरा जो हम कह सकते हैं जो फैक्टर रहे हम कल्चर्स को डेवलप करने के लिए स्प्रेड करने के लिए वो था ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू कह सकते हैं इसके बेस पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। जब एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते थे तो अपने साथ वो अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज लेकर जाते थे जिससे वो दूसरे एरिया में भी उस कल्चर और लैंग्वेज का डेवलप कह सकते हैं होता था, वो डेवलपमेंट होती थी या लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती थी। डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज की डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुई देखो हमारे जो इंडिया में काफ़ी तरह की लैंग्वेजेस होती है, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम। तो ये जो लैंग्वेजेस थी स्टार्टिंग से इंडिया में नहीं थी, ये धीरे धीरे ही इंडिया में डेवलप हुई। जैसे ग्रोथ ऑफ मलयालम, मलयालम की ग्रोथ कैसे हुई? द चेरा डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स किंगडम इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे केरला। जो चेरा डायनेस्टी है इसके किंगडम जो कि आज के केरला में प्रेजेंट केरला में था, वहाँ पर द रूलर्स इंट्रोड्यूस द लोकल लैंग्वेज मलयालम। जो रूलर्स ने एक लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से, वो थी मलयालम लैंग्वेज। इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन, अब हमें ये पता कैसे चलता है कि वहाँ पर जो ये लैंग्वेज थी मलयालम ही रही होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कोई और सी लैंग्वेज हो। तो इनके हम कह सकते हैं इनके जो हम एविडेंस कह सकते हैं वो ये था कि उन्होंने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स लिखे या जो अपने रिकॉर्ड्स रखे वो सारे इस मलयालम लैंग्वेज में जो थे रखी गई थी, उनकी इंस्क्रिप्शंस में मिली है। एट द सेम टाइम द चेरास कंटिन्यू टू बी इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय संस्कृत। उसी समय वो लोग संस्कृत लैंग्वेज से भी इंस्पायर्ड हुए। सो द लिटरली वर्क इन मलयालम बोरोड ideas from Sanskrit literature. Moreover, in the plays enacted in their temples, stories were borrowed from Sanskrit epics. Thus, we find an interesting integration of Sanskrit tradition and the regional language. अब वहाँ पर धीरे धीरे जब वो रूलर्स जो थे संस्कृत से इंस्पायर हुए, उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। किस तरीके से? उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के जो थे कुछ नाटक करवाए, प्लेस वगैरह होते थे टेम्पल्स में, स्टोरीज सुनाई गई। तो इस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज की भी वहाँ पे ग्रोथ हो गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस का जो था विकास होता था, डेवलपमेंट होता था। नाउ ग्रोथ ऑफ हिंदी, हिंदी इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन मेडिवियल इंडिया। हिंदी भी जो थी मेडिवियल पीरियड के दौरान ही डेवलप हुई। इट इमर्ज्ड इन बिटवीन 7th and 10th सेंचुरी, 7 और 10th सेंचुरी के बीच इमर्ज हुई थी। एंड मेडिवियल हिंदी वॉज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज भाषा। जो मेडिवियल हिंदी रही थी वो ब्रिज भाषा से ब्रिज भाषा की थी। आर डायलेक्ट स्पोकन इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ मथुरा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। हिंदी पोइट्स एंड द age were Goswami, Tulsidas, the writer of Ramcharitramanas, and Surdas, the poet of Sursagar। क्या था कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती थी जो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती थी उनकी, लाइक वो जैसे आपने सुना होगा कि ये वर्ड लैटिन भाषा के इस शब्द से निकल कर बना है। तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो है अलग वर्ड्स बनते हैं। लाइक इंग्लिश की काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो आपको लैटिन लैंग्वेज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हिंदी थी वो डेवलप हुई थी ब्रिज भाषा से। और ब्रिज भाषा वहाँ की मथुरा के क्योंकि मथुरा में थी तो अकबर के टाइम पर ये ब्रिज भाषा जो थी बोली जाती थी। और वहाँ पे जो हिंदी पोइट थे गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, और सूरदास द पोइट ऑफ सुरसागर, जो कि सुरसागर के पोइट थे, ठीक है। फ्लावरिंग ऑफ मराठी, अब देखो फ्लावरिंग ऑफ मराठी, मराठी लैंग्वेज किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ। मराठी वॉज डेवलप्ड बाय द भक्ति संस ऑफ महाराष्ट्र। जो मराठी लैंग्वेज थी वो भक्ति संत के थ्रू वहाँ पे डेवलप की गई थी। भक्ति जो संत
संत होते हैं, आपने सुना होगा, जो भजन गा के गुणगान करते हैं, प्रभु का जो नाम लेते रहते हैं, तो इन्होंने अपनी जो भजन गाने की या फिर लोगों को प्रवचन देने की जो लैंग्वेज थी उसको मराठी रखा। द बहमनी किंगडम यूज्ड मराठी एज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। जो बहमनी किंगडम था ये अब मराठी लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज किया करता था। जनानेश्वरी बाय जनाना देवा, डिवोशनल सॉन्ग्स कॉल्ड अभंगास बाय तुकोराम एंड लिटरली वर्क्स बाय नामदेवा एकनाथा एंड गोरा कुंभर वर कंपोज्ड इन मराठी। तो यहाँ पे कुछ जो सॉन्ग्स थे वो भी सिंग किए गए थे, वो भी गाए गए थे उनको मराठी लैंग्वेज में। तो ये कौन कौन से सॉन्ग थे वो इसको बताया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ पंजाबी, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप हुई। द सिख गुरु साहिब एनरिच्ड दिस लैंग्वेज बाय देयर राइटिंग। जो सिख गुरु थे, आप जानते हैं सिख गुरु कौन थे, गुरु साहिब जो थे, गुरु साहिबान, उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू इस लैंग्वेज को एनरिच किया, स्प्रेड किया। इट ऑल्सो डेवलप्ड इन द मेडिवल पीरियड, ये भी मेडिवल पीरियड के दौरान ही डेवलप्ड हुई। इट वॉज अर्लियर नोन एज गुरुमुखी, ये पहले गुरुमुखी के नाम से जानी जाती थी। फोक टेल्स इन पंजाबी लैंग्वेज फर्दर एडेड टू रिचनेस ऑफ दिस लैंग्वेज। इसमें फोक टेल्स की जो स्टोरीज थी वगैरह ये सब भी पंजाबी लैंग्वेज में ही गाई गई, या हम कह सकते हैं स्टोरीज थी जो पंजाबी लैंग्वेज में सुनाई गई। मैनी मुस्लिम राइटर्स ऑल्सो रोट इन पंजाबी, काफ़ी सारे जो मुस्लिम राइटर हैं उन्होंने भी पंजाबी में ही लिखा। एंड द राइटिंग ऑफ मुस्लिम राइटर्स इन पंजाबी वर नोन एज किस्सा, और जो राइटिंग होती थी मुस्लिम राइटर्स की पंजाबी वो जो लिखते थे उसे किस्सा कहा जाता था। द राइटिंग ऑफ मुस्लिम राइटर्स इन पंजाबी वर नोन एज किस्सा, जो मुस्लिम राइटर्स ने राइटिंग लिखी लाइक पंजाबी में जो उन्होंने लिखा उसको किस्सा कहा गया। आपको बहुत एक फेमस किस्सा याद होगा, किस्सा हीर रांझा। ये आप देखते हो कि थोड़ा पंजाब से और मोमडन से रिलेटेड होता है। ये किस्सा एक्चुअली जो मुस्लिम राइटर्स ने लिखा था पंजाबी लैंग्वेज में। बाय जो हीर रांझा किस्सा है रिटन बाय वारिस शाह इज स्टिल फेमस वर्ल्ड वाइड। इन्होंने लिखा था ये वारिस शाह ने, जो कि अभी तक पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस किस्सा है। आप देखते होंगे हीर रांझे की कहानी आपको हमेशा सुनने को मिलेगी, लाइक यूनिवर्सिटीज़ में आपके प्लेज स्कूल में होते हैं, तो उसमें हीर रांझे का जो ये किस्सा होता है ऑलवेज कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम जो है ऐड किया जाता है, बताया जाता है। अब ग्रोथ ऑफ तेलुगु लैंग्वेज की ग्रोथ किस तरीके से हुई। द रूलर ऑफ द पावरफुल विजयनगर किंगडम कृष्णदेव राय कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ तेलुगु एज अ लैंग्वेज। जो वहाँ के पावरफुल हम कह सकते हैं किंगडम, विजयनगर किंगडम के जो किंग थे, कौन थे, कृष्णदेव राय, उन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तेलुगु लैंग्वेज जो थी, ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पोइट, वो खुद ही एक बहुत अच्छे पोइट थे। ही रोट अमुक्तम मल्यादा विच वॉज द ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क ऑफ दैट टाइम। इन्होंने ये लिखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइटिक वर्क रहा। इन दिस ही डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द किंग। इस अमित्याम मल्यादा में उन्होंने काफ़ी अच्छी ड्यूटी, मतलब जो किंग की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को मेंशन किया था। तेनाली रामा वॉज हिज फेमस कट पोइट। जो तेनाली रामा थे, आपने तेनाली रामा के बारे में सुना होगा, जो कि काफ़ी वाइज थे। एंड तेनाली रामा काफ़ी जो फेमस कट पोइट थे। दरबार के जो कवि होते हैं वो बहुत फेमस थे उन कवियों में। दिस शोज हाउ द रूलर ऑफ डिफरेंट रीजन टुक प्राइड इन देयर लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ये चीज़ हमें दिखलाती है कि किस तरीके से जो किंग्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड करते हैं, उनको अब कल्चर को डेवलप करते हैं किसी एरिया के अंदर। तो अभी आपने पढ़ा कि ग्रोथ, मलयालम की ग्रोथ कैसे हुई, हिंदी की ग्रोथ कैसे हुई, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, इन सब की लैंग्वेजेस स्टार्टिंग में नहीं थी, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ था। अब ये वीडियो आपकी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना म्यूजिक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप इस चैप्टर को एक और बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, फर्स्ट यहाँ तक। सेकेंड वीडियो के साथ हम म्यूजिक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके।